जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अविनाश शुक्ला। आज आप लोगों को एमपीपीएससी के पेपर फर्स्ट के पार्ट ए के यूनिट 5 में ये जो रियासतें दी गई हैं उसके कुछ मैं समरी के फॉर्म में, जैसे कि अब हम लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, हमें क्या करना है, अब रिवीजन करना है, तो हमें एक शॉर्ट नोट्स रखना पड़ेगा जिससे हम एग्ज़ाम के टाइम में क्या कर सकें, उसे रिवीजन कर सकें। क्योंकि इतना समय होता नहीं है, पेपर के गैप लगातार कंटिन्यू अपने 6 पेपर होते हैं और तो रिवीजन करने में बहुत ही कठिनाई होती है। हम लोग सभी के साथ समस्या होता है कि हम इतने बड़े वास्ट सिलेबस को जो है रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि मैं यूनिट 1 टू यूनिट 6 सभी के क्या करेंगे, अपन शॉर्ट नोट्स ऐसे मैं बनाऊंगा वीडियोस, और आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए कम से कम एफर्ट्स में आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और 100% गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। 90% मान लीजिए कि आपको इसके अंदर से ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सभी रियासतों का। इसके बाद हम जियोग्राफी के और यूनिट 2 यूनिट 3 सभी के वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको रिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। ठीक है, आज हम लोग बुंदेलखंड रियासत के थोड़ा सा, अभी मैं केवल राजाओं के नाम और कुछ जो अपने को इम्पोर्टेंट लगे वो बता रहा हूँ। इसके बाद में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सभी रियासतों की एक एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमको रिवीजन करने में कम समय लगेगा और सारी चीज़ें हम लोग रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, बघेलखंड रियासत जो है, आप जानते ही हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग, जिसे हम बघेलखंड रियासत के नाम से जानते हैं, इसे प्राचीन काल से इसे और अन्य नाम से जाना सकता है। हो सकता है 3 मार्कर में आपसे पूछा जाए कि बघेलखंड रियासत के अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। तो ठीक है, प्राचीन काल में हम इसे 8वीं राज्य कहते थे। 9वीं और 10वीं शताब्दी में हम लोग इसे चेदी देश या डाल प्रदेश के नाम से जानते थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में हम इसे भट्टा के नाम से जानते थे। फिर 17वीं शताब्दी में हम रीवा राज्य के नाम से जानते थे, और 18वीं शताब्दी में जो वर्तमान में अभी बघेलखंड के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बीच में यहाँ पे इसलिए लिख दिया हूँ कि अपने को जो है ये याद करने में आसानी रहेगा कि अपनी जो राजधानी है भट्टा गहोरा से रीवा, बांधवगढ़ से रीवा कब स्थानांतरित हुई है। ठीक है, 1236 में, जो कि बघेलखंड राज्य की स्थापना होती है। गुजरात के चालुक्य वंश के जो भीमल देव बीसल देव आते हैं, उन्होंने रीवा में बघेलखंड के राज्य की स्थापना करते हैं। तो 1236 में भट्टा गहोरा जो कि राजधानी बनाते हैं, बघेल वंश स्थापित होता है और भीमल देव उसके संस्थापक कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बघेलखंड रियासत का संस्थापक कौन है, तो हम लोग बता देंगे कौन है, भीमल देव है। ठीक है, बघेल वंश के संस्थापक। तो सबसे पहले हमारी जो राजधानी है भट्टा गहोरा रहती है 1236 में, जब इसकी स्थापना होती है। ठीक है, फिर राजधानी परिवर्तन कब होता है, 1564 में राजधानी बांधवगढ़ बनाई जाती है। किसके द्वारा, रीवा के राजा रामचंद्र के द्वारा। इन्हीं के दरबार में तानसेन, आपने सुना होगा कि अकबर ने तानसेन को इनके दरबार से बुलवाया था। फिर अपनी राजधानी परिवर्तन होती है रीवा। फाइनली 1605 में विक्रमाजीत बघेल रहते हैं, इन्होंने राजधानी को रीवा स्थानांतरित करते हैं। तो 3 फैक्ट है यहाँ पर। सबसे पहले जब स्थापना होता है तो राजधानी क्या होती है, भट्टा गहोरा होती है। इसके बाद बांधवगढ़ कब होता है, 1564 में रामचंद्र लेके आते हैं। संस्थापक भीमल देव, भट्टा गहोरा। रामचंद्र, राजधानी बांधवगढ़। विक्रमाजीत, रीवा, जो कि वर्तमान में अभी भी रहती है। अब तो फिर इसके बाद विलय हो जाता है 1947 में, और हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है। ठीक है, अब इसके मैं महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे इसमें शासक है, सबको याद कर पाना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। तो अपन लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हीं राजाओं के बारे में अभी मैं केवल नाम बता रहा हूँ। इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं इनके राजाओं के जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा, उनके जो प्रशासनिक कार्य होगा, राजनीतिक कार्य होगा, या सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए जाएंगे, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे करके लगभग जो 6-7 इसमें राजा होंगे, उन सभी के बारे में अपन देख लेंगे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति देखते हैं बघेलखंड की। वही मैंने जो बताया था कि ये भीमल देव कैसे यहाँ पे आते हैं। तो ये मूलतः चालुक्य, जो कि गुजरात में अनिलवाड़ा के सोलंकी वंश से संबंध रखते हैं, और जो रीवा राज्य के संस्थापक में लवण प्रसाद व्याघ्रपल्ली और बघेल गांव में रहते हैं, बघेलवारी गांव में, इसलिए बघेलखंड कहलाते हैं। ठीक है, ये लवण प्रसाद ही व्याघ्रपल्ली है। बाद में ये क्या हुआ, ये इसका जो अपभ्रंश होते होते बघेलखंड कहलाया। ठीक है, 1236 में भीमल देव संस्थापक रहते हैं। इसके बाद अनीक देव आते हैं, जिन्हें हम रानी देव के नाम से जानते हैं। वीर भानुदेव काव्य में इनको क्या कहा गया है, बघेलखंड का पहला शासक कहा गया है। फिर है बुल्लार देव। बुल्लार देव के बारे में कुछ थोड़ा सा फैक्ट है कि अफीफ
तारीख फिरोज शाही में से प्रभावशाली राजा बताया गया है। पहली बार बघेल राजवंश में बघेल रियासत में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला बुल्लार देव पहला शासक कहलाएगा। इसके बाद अपना है वीरम देव, इसका 1389 1438 तारीख मोहम्मदी में इसे युग का नीरम कहा गया है। युग के नीरम का अर्थ क्या होता है? ईरान का पहलवान, ईरानी पहलवान। तो इसे वीरम देव को तारीख मोहम्मदी में कहा गया है, युग का नीरम कहा गया है। युग का नीरम मतलब ईरानी पहलवान। फिर है भैद चंद्र है 1470 से 1495। फिर वीर सिंह बघेल है 1500 से 1535। वीर भानु बघेल है 1535 से 55। कवि माधव, आपने देखा था ना ये इनको वीर भानु, अनिक देव को वीर भानु ने काव्य में ही पहला शासक कहा गया है। तो ये वीर भानु वही शासक हैं जो 1535 से 55 में रहते हैं। इन्हीं के दरबार में कवि माधव रहते हैं जो कि वीर भानुदेव काव्य की रचना करते हैं। रामचंद्र बघेल 1555 से 1592। इसके बाद विक्रमाजीत 1593 से 1624। राजा अवधूत सिंह 1755। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर राजा हैं, हम किसको किसको याद करेंगे। तो हम लोग सभी के बारे में नहीं, बस अभी ये केवल इंट्रो है, आप लोग जान जाइए। इसमें भी मैंने बहुत से राजाओं को अभी छोड़ दिया है। इसके बाद राजा अवधूत सिंह 1700 से 1755 तक है। फिर राजा अजीत सिंह 1755 से 1809। रघुराज सिंह, इनके समय में दिनकर राव रहते जो बहुत ही प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे, अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो रघुराज सिंह 1854 से 1880, ये महत्वपूर्ण क्यों भी है कि उनके समय पे क्या होता है 1857 की क्रांति होता है। तो हमने जितने भी रियासत पढ़ना है 1857 में और उन रियासतों का क्या योगदान रहता है, इस बारे में भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठेगा और कुछ नहीं। फिर अपना है वेंकटरमण 1895 से 1918। अब ये जो समय पीरियड है इसमें क्या होता है, वेंकटरमण की जब मृत्यु हो जाती है तो 1822 तक के जो टाइम पीरियड में राज्य प्रतिनिधि काल कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, गुलाब सिंह जो ये अगले शासक हैं, अगले राजा जो बनेंगे वो क्या होंगे, बहुत कम उम्र के नाबालिग रहते हैं, तो यहाँ पर राज्य प्रतिनिधि काल रहता है। फिर आएंगे गुलाब सिंह 1918 से 1946। फिर है मार्तंड सिंह जुदेव 1946-1955। मार्तंड सिंह जुदेव के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सफ़ेद शेरों की भूमि वाइट टाइगर के लिए फेमस है। इन्हीं के टाइम पे जो मोहन चीता पाया गया था, ठीक है, देखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एक समरी वीडियो है। इसके बाद मैं सभी यूनिट्स के शॉर्ट फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट यहाँ पे मैं बना के दूंगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।